नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। क्रिकेट की सफाई का बड़ा प्लान सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये काम जस्टिस लोढ़ा के अगुवाई में बनी एक कमेटी को सौंपा था, जिन्होंने अपने 159 पेज की रिपोर्ट में क्रिकेट को पूरी तरह से बदल देने वाली सिफारिशें दी हैं। अगर ये सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो शरद पवार, एन श्रीनिवासन, निरंजन शाह जैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े नाम बाहर हो जाएंगे। अगर ये सिफारिशें लागू होती है तो बीजेपी नेता और बीसीसीआई के वर्तमान सचिव अनुराग ठाकुर की टेन्योर खत्म होने के बाद कुछ देर तक वो क्रिकेट से दूर ही रहेंगे। शशांक मनोहर फिर से बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। लेकिन क्या क्रिकेट को साफ करने के लिए ये सब काफी है? इसी पर खास चर्चा आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व क्रिकेटर शिशिर हट्टांगड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मैनेजर विमल सोनी, ESPN के सीनियर एडिटर गौरव कालरा और खेल पत्रकार मलय नीरव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। हट्टांगड़ी जी, सबसे पहले जो एक जरूरी चीज मेरे ख्याल से है इस सुझाव में कि प्लेयर्स की एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि प्लेयर्स की भी आवाज पूरे प्रोसेस में शामिल हो। आपको लगता है कि इससे वाकई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ना चाहिए। देखिए, एक हमारी जो बीसीसीआई है वो काफी प्लेयर्स के लिए एक टॉप हैवी सा सिचुएशन रहा था। जो बड़े प्लेयर हैं उनको सराहा गया या उनकी जो बातें हैं सुनी गई, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इंडिया के लिए नहीं खेल सकता, जो रणजी ट्रॉफी सालों साल खेलते हैं, उनकी आवाज तो कभी सुनी नहीं गई। और मैं मानता हूं कि ये एसोसिएशन से जो देखिए देश के लिए खेलने वाले 15-20 साल के 30 प्लेयर होते हैं, पर आप 30 एसोसिएशन में देखिए कितने प्लेयर हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट सालों साल खेलते रहते हैं। उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी भी कुछ चैलेंजेस होती है, और वो चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए ये प्लेयर्स एसोसिएशन का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये गेम बनता है सभी खिलाड़ियों से, सिर्फ टेस्ट प्लेयर या इंडिया के प्लेयरों से नहीं बनता। तो मैं मानता हूं कि ये एक दर्जा है, और ये जो एक एसोसिएशन जो बनेगा प्लेयर्स के लिए, ये छोटे प्लेयरों को भी अपनी आवाज सुनाने में बहुत बहुत कामयाब रहेगी। तो प्लेयर्स एसोसिएशन तो बस एक सुझाव है इतनी बड़ी लिस्ट में। सबसे बड़े सुझाव मेरे ख्याल से यह है कि बीसीसीआई RTI एक्ट के तहत आ जाएगा। यहाँ पर समय तय किया गया, निर्धारित किया गया है कि कितने समय तक बीसीसीआई में कोई ऑफिस बेरर हो सकता है। लेकिन सोनी जी, जो खबरें आ रही है कि बीसीसीआई शायद विरोध करे कुछ चीजों को, और जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है सुझावों में से, वो है कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 1 स्टेट, क्योंकि इससे वोटिंग राइट्स भी कट जाएंगे और जो दबदबा है कुछ राज्यों का वो शायद कम हो जाएगा। नहीं, इसको आप इस ऐसे पर्सपेक्टिव में ना लें। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ 2 राज्य हैं जिनके अंदर 3-3 टीमें हैं, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र। और गुजरात के अंदर जो टीमें हैं वो हैं बड़ौदा एंड सौराष्ट्र, और बॉम्बे एंड विदर्भा, ये 2 टीमें हैं महाराष्ट्र में। बाकी महाराष्ट्र और गुजरात की टीम तो खेलेगी। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि इनके ट्रेडिशन है। आज बॉम्बे की टीम जो है, बॉम्बे इज मेका ऑफ इंडियन क्रिकेट। बॉम्बे की टीम सालों से खेल रही है, उसकी हिस्ट्री है। जैसे कि आप देखें तो आज एमसीसी एक क्रिकेट क्लब है जहां लॉर्ड्स ग्राउंड है, उस एमसीसी की टीम भी विदेशी टीमों के साथ खेलती है। तो ट्रेडिशंस के हिसाब से अगर सौराष्ट्र की टीम है, यहाँ रंजीत सिंह जी थे, जामनगर की टीम बना करती सही बात है आपकी। ऐसी बड़ौदा के महाराजा जी, लेकिन जो तो बड़ौदा की टीम, इसकी एक हिस्ट्री है जी, हिस्ट्री आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशंस है, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं जी। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार को जैसे नहीं रखना चाहिए। क्यों? छत्तीसगढ़ को नहीं रखना चाहिए, पर आप अरुणाचल प्रदेश को, आप दूसरी छोटी स्टेट्स को ईस्ट की जहां क्रिकेट है ही नहीं, अगर आप डाल देंगे तो स्टेट्स के नाम से ये नहीं हो सकता। यस, आपकी मैं बात मानता हूं कि जो स्टेट्स छोटे लेवल पे खेलती है उनको पहले एसोसिएट मेंबर बनाओ,
और बाद में उनको मेन स्ट्रीम में लाओ। बट एट द सेम टाइम जो बड़ी स्टेट्स नेग्लेक्ट हो रही हैं जैसे छत्तीसगढ़ और बिहार, उनको इमीडिएट मेंबरशिप दो। तो ये सब तो होना ही चाहिए। और अगर 2-3-4 टीमें अगर पुरानी रह गई है, आज सीसीआई एक मेंबर है, क्रिकेट टीम तो खेलती नहीं है, एनसीसी इनका एक पुराना हिस्ट्री रहा। क्रिकेट इज अ गेम जो ट्रेडिशनली भी और पुराना उसका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये होगा कि सीसीआई पूरी तरह से हट जाएगा अगर ये सिफारिश इंप्लीमेंट हो जाती है। और गौरव, ये एक बड़ी बात है जो लेकर प्रोटेस्ट करेंगे ओल्ड गार्ड, शायद ट्रेडिशन के नाम पर, लेकिन जो ट्रेडिशंस अब तक चली आ रही थी उसमें से कुछ ऐसी है जिसने क्रिकेट का नाम बहुत खराब किया है। नहीं, मैं दूसरी बात और बीच में बता दूं। नहीं, आप बताइए, लेकिन हम सबका व्यू ले लें। सोनी जी, हम सबका व्यू ले लें। नहीं, एक मिनट सोनी साहब, ये सोनी साहब ने शायद रिपोर्ट पूरी पढ़ी नहीं है। जो रिपोर्ट है उसमें ये नहीं कहा गया है कि जो गुजरात और महाराष्ट्र की टीमें हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। इनफैक्ट रिपोर्ट बहुत साफ तरह से बोलती है कि बॉम्बे, महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात की जो टीमें हैं, गुजरात, बड़ौदा और सौराष्ट्र, ये टीमें खेलती रहेंगी, लेकिन इन स्टेट्स में सिर्फ एक एसोसिएशन को वोटिंग राइट रहेगा। तो वोटिंग राइट जो है वो बीसीसीआई को तय करना है कि महाराष्ट्र की 3 में से किस टीम को मिलेगा और गुजरात की 3 टीम में से किस टीम को मिलेगा। और वोटिंग राइट्स हटा दिए गए हैं सीसीआई, एनसीसी, इन सब जगहों के। और मेरे को लगता है कि ये काफी पॉजिटिव मूव है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर था बीसीसीआई का, वो एक स्टेट में 3 वोट थे, एक स्टेट में 3 वोट थे, वो तीनों टीमें खेलती रहेंगी। तो सोनी साहब को ये एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, मेरे को ये नहीं पता। दूसरा ये भी है कि इन जो एसोसिएशन जिनके पास सिर्फ जिनके पास जो वोट्स हैं, आप अगर देखें एसोसिएशन जैसे जो एनसीसी है, एनसीसी ने एक पूरा इलेक्शन डिटरमिन किया था जब डालमिया साहब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे कुछ साल पहले, इस बार नहीं कुछ साल पहले, और उसका कंट्रोल डालमिया साहब के हाथ में था। एनसीसी ना क्रिकेट खेलता है, ना उनकी कोई फर्स्ट क्लास टीम है, तो इन ऐसी बॉडीज के पास वोटिंग पावर होना ये बिल्कुल ही लॉपसाइडेड एक तरह से था, और मुझे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्रिकेट की कि कुछ खास लोग नहीं, आपने क्लैरिफाई किया सोनी जी कि वो पॉइंट आपको नहीं पता था, लेकिन जो ओवरऑल प्रॉब्लम है कि कुछ खास लोग क्रिकेट पर ऐसे कब्जा कर बैठे हैं कि कुछ नई बातें हो ही नहीं पा रही है। क्या उस सफाई में ये कामयाब हुई है या नहीं? आपने बात की थी सीसीआई की, लेकिन मलय फॉर एग्जाम्पल जो बड़े नाम हैं जो क्रिकेट खेलते नहीं लेकिन बादशाह बन गए हैं बीसीसीआई के, उनको हटाना बहुत जरूरी है और उसमें पॉलिटिशियंस को हटाना बहुत जरूरी था। क्या उसमें काफी काम हुआ है? क्योंकि आप कह रहे हैं मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इज दिस इनफ? मुझसे पूछ रही हैं? मलय नीरव से सवाल है जी। मेरे लिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बात आपने उठाई है, जितने लूप होल्स थे बीसीसीआई के प्रशासन में, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पारदर्शिता, जवाबदेही और हितों का टकराव, इन तीनों को लेकर जो विवाद उठते थे उन सबको आमूल जड़ से खत्म करने के लिए जो सिफारिशें आई हैं, जो प्रस्ताव आए हैं, वो सामने आए हैं। अब ये अलग बात है कि बीसीसीआई इनमें से कितनों को मानेगी, नहीं मानेगी, अदालत क्या करेगी, मामला कहां जाकर फंसेगा, कितने दिनों तक सुनवाई चलेगी, ये सब बातें अलग हैं। मगर जहां तक प्रस्तावों का सवाल है, ये बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक स्टेप है, और इससे जो भी सवाल या निशान अभी तक खड़े होते रहे हैं बीसीसीआई के मैनेजमेंट पर, खेल प्रबंधन पर, उन सवालों का जवाब मिलेगा और मिल के आया है, और सारे लूप होल्स ब्लॉक हुए हैं। रही बात इस पूरी एक्सरसाइज सजेस्ट की गई है, उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, तो देखिए अभी तक जहां जहां मुश्किलें खड़ी होती रही हैं बिकॉज ऑफ परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, तुम हमसे मिल जाओ, हम तुमसे मिल जाते हैं, हम तुम्हारे आदमी को बना देते हैं, तुम हमारे आदमी को बना दो, इन सब बातों को बिल्कुल जड़ से खत्म किया गया है। और एक और बात कि जो खिलाड़ी है
वो भी स्टेक होल्डर है, इस बात को मानना पड़ेगा। और जो रोल खिलाड़ी को प्ले करना है, जो खिलाड़ियों की भूमिका है, वो खिलाड़ी प्ले करे। अगर सिलेक्शन करना है तो खिलाड़ी डिसाइड करें कि कौन खेलेगा नहीं खेलेगा। इसलिए मेरा पहला सवाल था प्लेयर एसोसिएशन को लेकर, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ी बात मुझे नजर आ रही है। लेकिन जो दूसरी बात है शिशिर जी कि 70 साल की एक सीमा रखी गई है उम्र के लिए, और अगर ये लागू होता है तो कुछ नाम, जैसे हमने शुरू में भी कहा, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, निरंजन शाह, एमपी पांडोवे, आईएस बिंद्रा, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएंगे किसी भी ऑफिस बेरर की पोस्ट से। क्या ये बहुत जरूरी है? इसके साथ आपने टर्म की भी लिमिट रखी है, कूल ऑफ पीरियड भी रखी है, तो क्या नए लोगों को आने का मौका मिलेगा? मुझे ये पता नहीं कि मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में लूपहोल्स तो बहुत हैं। अगर मैं पॉलिटिशियन हूं तो मैं अपना आदमी रख सकता हूं वहां जो मेरी बात सुने। तो ये बातें तो होती रहती है। ये जो रिपोर्ट दी है, रिकमेंडेशंस दी है, ये इन्होंने पूरा जो माहौल देख के दिया है, और उस माहौल में भी हम लूपहोल्स आराम से निकाल सकते हैं। जैसे गौरव आपको कहेंगे कि अगर मैं पॉलिटिशियन हूं और मुझे बोर्ड चलाना है तो मैं प्रॉक्सी से भी चला सकता हूं, मेरा आदमी वहां खड़ा करके। पॉलिटिशियंस तो माहिर है इसमें, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इंटेंट जो है, जो लोधा कमीशन की जो इंटेंट है, वो माहौल देख के उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए। नाउ इफ द इंटेंट इन द बीसीसीआई इज टू रिस्पेक्ट दैट, फिर वो एक माहौल क्रिएट करेंगे कि ये हम इंप्लीमेंट अच्छी तरह से करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत साल पहले प्लेयर्स एसोसिएशन आ गया था, उसमें देवर लुक्ड एट एंटी एस्टेब्लिशमेंट कि ये हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आए। बात ये नहीं है, बात है कि वो हमारे साथ चल के ये चलाने की प्लेयर्स की जो मांगे वो चला सकते हैं जी, और तो एक बड़ी बात है। और गौरव भी इसमें अग्री करेंगे कि बीसीसीआई को ये रिकमेंडेशंस अपने इस रूप में शायद नहीं पसंद आए, वो इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला होगा। लेकिन ये टफ मेडिसिन, बिटर मेडिसिन पिलाना इस वक्त बहुत ही जरूरी है गौरव। जी देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की अगर उसके साथ उसका पूरा बदलाव कर दिया जाए तो वो उससे खुश तो होगी नहीं। ये तो बात काफी साफ है, क्योंकि देखिए बीसीसीआई इस पूरे प्रोसेस को चाहती तो नहीं थी। ये पूरा 2 साल पहले जब शुरू हुआ, उसके बाद से ये बीसीसीआई के कंट्रोल से धीरे धीरे जो क्रिकेट की कमान है वो छूट रही है। और ये तमन्ना काफी साफ हो गया था पिछले कुछ महीने में कि ये लोढ़ा पैनल की जब रिकमेंडेशंस आएंगी तो बीसीसीआई के हाथ में जिस तरह वो क्रिकेट चलाते थे उस तरह क्रिकेट चलाने की पावर नहीं रहेगी। अब पे पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। मेरे ख्याल से जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस नहीं, मैं पॉलिटिशियंस कैन बी बिजनेसमैन, कैन बी लॉयर्स, कैन बी एक्टिव इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर्स उनको बाहर रखूंगा और गवर्नमेंट सर्वेंट्स में उनको बाहर रख रहा हूं। इन लोगों को मैं अलाउ नहीं करूंगा कि ये स्टेट एसोसिएशन। यही तो सवाल है गौरव, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? पॉलिटिशियंस इज क्या ये काफी है? क्योंकि जो मेरे ख्याल से देखिए तमन्ना, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है ये। और देखिए मेरे ख्याल एक और गौरव, अगर आप देखें कि इस वक्त कितने मिनिस्टर हैं, वहां बैठे मिनिस्टर्स की कितनी भूमिका होती है। और जैसे शिशिर जी ने भी कहा कि प्रॉक्सी वाला मामला चलता है, आप किसी और पद में चले गए, आपने अपने चहीते को डाल दिया आपके पद में, तो आपका कंट्रोल तो बना रहा, वो उसको आप कैसे जड़ से उखाड़ेंगे? वो आपकी मॉडर्न लाइफ की एक रियलिटी। और दूसरी चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या होता था तमन्ना कि एक स्टेट एसोसिएशन, और शिशिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में जा चुके हैं, बिमल सोनी साहब राजस्थान में सर्व कर चुके हैं। एक एसोसिएशन में एक आदमी आता था, फिर वो 10 साल 15 साल 20 साल अलग अलग पदों पर वो काम करता था और उस पोजीशन में रहता था। अब क्या कहा गया है? अब ये कहा गया है कि आप आएंगे, 3 साल के लिए आपका टर्म होगा, उसके बाद अगर आपको फिर से इलेक्ट होना है तो आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड करना होगा। वो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया। टोटल मिलाकर आप 9 साल से ज्यादा किसी भी हालत में सर्विस नहीं कर सकते। और अगर आप प्रेसिडेंट बन गए हैं एक बार तो फिर आप सेक्रेटरी ट्रेजरर नहीं बन सकते। और सिर्फ 6 साल आप प्रेसिडेंट रह सकते हैं। इन चीजों का मतलब है कि टेन्योर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। इन चीजों को ये बहुत साल से बीसीसीआई में रेजिस्ट किया जा रहा था, और अब ये चीजें सब बीसीसीआई को लागू करनी पड़ेंगी। बिल्कुल लागू करनी पड़ेंगी। एक
एक और बड़ी जो रेकमेंडेशन, छोटा सा ब्रेक लेके मैं आपके पास आऊंगी भले, लेकिन एक बड़ी रेकमेंडेशन जो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। लोढ़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि आप बेटिंग को लीगल कर दीजिए। ये कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं, होना चाहिए या नहीं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्रिकेट में स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के साथ अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि बीसीसीआई इनमें से कितने या सब या कब तक सिफारिशें इंप्लीमेंट करेंगी, और इससे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्रिकेट के खेल में। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल सोनी जी जो था बेटिंग का, और किस तरह से करप्शन आ गया है क्रिकेट में, फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के कई सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं। तो इस पर लोढ़ा कमेटी का कहना है कि आप बेटिंग को लीगलाइज ही कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिकेटर्स को छोड़कर सब बेट कर सकते हैं और इससे बहुत बदलाव होगा। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आई थिंक बेटिंग लीगल हो जानी चाहिए, पर ये गवर्नमेंट का परव्यू है, बीसीसीआई तो कर नहीं सकती। गवर्नमेंट अगर लेजिस्लेचर पास करेगी, जैसे इंग्लैंड के अंदर लेडब्रुक्स एंड ऑल, बेटिंग इज लीगल, सो सब लीगली बेटिंग करते हैं, इससे खूब तो रेवेन्यू आएगा सरकार को, एंड इंडिया के अंदर जो ये मैच फिक्सिंग और ये बेटिंग स्कैंडल्स हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। तो मैं भी इसके फेवर में हूं, बट दिस इज अ प्रेरोगेटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाएगी। बीसीसीआई या सुप्रीम कोर्ट से तो ऑफकोर्स आ ही सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड कर दे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लागू कर दे, तो ये तो बहुत अच्छा उनका रिकमेंडेशन है लोढ़ा कमेटी का कि बेटिंग को लीगलाइज कर दिया जाए। बोल्ड रिकमेंडेशन है मलय नीरव जी, और इससे बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन जिस तरह की एक एटीट्यूड बनी हुई है इसको लेकर मुश्किल ही लग रहा है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर करना चाहें तो, क्योंकि देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इंग्लैंड में जब मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की खबरें आने लगी तो उनके पास एक नियम नहीं था, उन्होंने फिर एक स्पेशल कानून बनाया, जिस कानून के तहत आपको और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को बैन किया गया, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा, उन्हें जेल हुई। वो इस तरह से हुआ कि जब आप बेटिंग को लीगलाइज करते हैं और कोई अपना पैसा लगाता है बेट में, तो उसकी स्टेक जो लगी हुई है, अगर उसमें फिक्सिंग होती है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि एक व्यक्ति ने जो स्टेक लगाया था उसको आपने उसके साथ धोखेबाजी की और आपने मैच फिक्स किया, ऐसे में वो क्राइम स्टैब्लिश होता है। इसीलिए आज से काफी सालों पहले चंडीगढ़ में एक सेमिनार हुआ था जिसमें जस्टिस मुदगल ने ये एक सेमिनार कराया था कि बेटिंग को लीगलाइज, और तब से ही ये आवाज तेज होती रही है भारत में और बार बार इसे दबा दिया जाता है। तो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए बेटिंग को लीगलाइज करना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। एक दूसरा कि जो लोग कह रहे हैं ये कि कोई डमी खड़ी कर देगा, एक चला गया राजनेता अपनी डमी को लाके खड़ा कर देगा, तो मैं उनके जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुर्सी पे कौन बैठा है, सत्ता किसके हाथ में है, सिर्फ वही डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा। मत भूलिए कि एन श्रीनिवासन को लाने वाले ललित मोदी थे, और एन श्रीनिवासन ने जब से ही सत्ता पकड़ी और कुर्सी पे काबिज हुए कि ललित मोदी के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो गया। तो अगर आप किसी डमी को आज बिठाते हैं और 3 साल के लिए वो बैठ जाता है तो आपके इशारे पे नाचेगा, ये सोचना बहुत गलत है। मुझे लगता है कि अगर किसी के थ्योरेटिकली, सिद्धांत रूप से किसी के दोबारा आने के चांसेस को आप रोक दे रहे हो 3 साल के लिए, तो मेरे ख्याल से उसके उस क्षेत्र में प्रभाव का वही अंत हो जाता है। नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मलय, लेकिन जो ओवरऑल सवाल ये था कि आपको क्रिकेट से पॉलिटिक्स को हटाना है। अब इसमें सिर्फ मंत्री और गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करते हुए और 3 साल की बात करते हुए से क्या ये बात बनेगी, ये मूल सवाल है। क्योंकि जिस हद तक राजनीति गड़ी हुई है क्रिकेट में आज, उसको हटाना मुश्किल ही काम लग रहा है। शिशु जी, आपका ही ये सुझाव था कि वो किसी और को बैठा देंगे। मलय नीरव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक बार कुर्सी पर बैठ गया वो अपनी मन की ही सुनेंगे। नहीं, उनका पॉइंट जायज है, और हम मानते हैं कि जो कुर्सी पे बैठता है वो उनका एक बल बढ़ जाता है, और ये कुर्सी बहुत कमीनी चीज है, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि एक बार आप बैठ गए तो आप छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बात अभी माहौल का है। देखिए, अगर शशांक मनोहर जी चाहें तो ये एक रिकमेंडेशन सीरियसली लेके एक कुछ
कुछ एक माहौल बना सकते हैं कि देखिए ये गेम सबसे इंपॉर्टेंट है। लोधा कमीशन ने कहा है गेम इज नंबर 1, स्पेक्टेटर इज नंबर 1, तो आप स्पेक्टेटर और गेम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, शशांक मनोहर खुद इम्पैक्ट हो जाएंगे से ये बात बाहर आती है। शशांक मनोहर खुद इम्पैक्ट हो जाएंगे क्योंकि 6 साल का इनका टेन्योर खत्म हो जाए। सही है, लेकिन अगर इंटेंट गेम को आगे बढ़ाना है, स्पेक्टेटर्स को रिस्पेक्ट देना है, तो जो भी आदमी हो, जो भी इंसान हो, जो भी जेंटलमैन हो जो कुर्सी पे बैठा है, अगर उनका इंटेंट है कि यही हमारा मकसद है, बीसीसीआई का मकसद है, तो ये गेम आगे ही जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि जब बैटिंग चल रहा था इंग्लैंड में, लैडब्रुक्स भी है और अदर बैटिंग चलता है, लेकिन मैच फिक्सिंग तो हुई, तो एक इंटेंट जो प्लेयर से है, जो मेंटरिंग है कि अगर आप इसमें गए तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। अगर 15 साल की उम्र से आप ये जो प्लेयर के दिमाग में घुसा दे, तो मैं समझता हूं कि आगे के जनरेशंस को एक पता होगा कि दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल। नहीं, और इसमें जो पूरी बेटिंग और फिक्सिंग और स्पॉट की बात हुई है, उसमें आईपीएल भी कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। शायद इसलिए ये सुझाव दिए कि आईपीएल और बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेशन को आप अलग कर दीजिए। सुंदरमन को भी एक तरह से क्लीन चिट मिली है, उससे कितना फर्क पड़ेगा गौरव आपके मुताबिक? ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात, नहीं आवाज नहीं आ रही है गौरव की शायद। बाहर आएंगे, वहां से इंडिपेंडेंट लोग निकल कर आएंगे और ये लोग बीसीसीआई का नहीं गौरव को नहीं हम सुन पा रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट था आईपीएल और बीसीसीआई को अलग करने का मलय, उससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा और ये कितना जरूरी है इस वक्त? बहुत जरूरी है और काफी फर्क पड़ेगा। देखिए गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों को अलग किया गया है और फिर आईपीएल और बीसीसीआई दोनों के गवर्नेंस को काफी हद तक अलग किया गया है। एक रीजनेबल डिस्टेंस दोनों के बीच लाने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत जरूरी है। वरना अगर आप बीसीसीआई में हैं और आईपीएल में भी आप उतने ही उसी लेवल पे जाके वहां भी प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप आईपीएल में गंदगी को साफ करने में भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत दिनों से ये आवाज उठ रही थी और ये बहुत सही फैसला है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, आईपीएल और बीसीसीआई दोनों को अलग किया जाए। बीसीसीआई के प्रतिनिधि आईपीएल में रहें, मगर 2 ही रहें और बाकी लोग भी रहें जो आईपीएल को चलाएं, क्योंकि आईपीएल अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक प्रतियोगिता ऐसी है जो पूरी दुनिया में जिस सबसे बड़ी बात है कि जो कोजी क्लब सिंड्रोम रहा है, और गौरव से फिर से हमारा संपर्क जुड़ गया है, कोजी क्लब सिंड्रोम रहा है कि आपके बड़े नेता, फिर उसमें कॉर्पोरेट्स, बीसीसीआई में भी उनका दबदबा, आईपीएल में भी सब कुछ चला रहे हैं और इसमें कौन जिम्मेदार ये साफ नहीं हो रहा है। इस कॉर्ड को काटना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज किया जा रहा है तमन्ना, ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक कोई भी कॉर्पोरेट को देखें, कोई भी आप जो कंपनीज हैं जब वो चलती हैं तो उनमें एक इंडिपेंडेंट व्यू, जिसका कोई फाइनेंशियल स्टेक ना हो उस कंपनी में, उसको लेना बहुत जरूरी होता है। और कई ऐसी चीजें करने की बात हो रही है, जैसे कि प्लेयर एसोसिएशन जिसका रिकमेंडेशन आया है, उसके रिप्रेजेंटेटिव अब गवर्निंग काउंसिल में बैठेंगे। बीसीसीआई का जो एपेक्स बॉडी है, जैसे कहा गया कि फ्रैंचाइजेस, 2 फ्रैंचाइज के रिप्रेजेंटेटिव्स, आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल होगी 9 मेंबर्स की, उनमें 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंचाइजेस के होंगे। तो ये फ्रैंचाइजेस जिनकी वजह से आईपीएल चलती है और जिसकी वजह से उसका इतना सक्सेस है, उनको उसको चलाने में उनकी एक भूमिका रहेगी। और एक और बात तमन्ना, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की एपेक्स बॉडी में भी और आईपीएल की एपेक्स बॉडी में भी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के दफ्तर से एक नुमाइंदा बैठेगा जो इन इंस्टीट्यूशंस को चेक करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मायना है कि एक आदमी आएगा जिनको फाइनेंशियल इंप्रोप्राइटी के बारे में पूरी जानकारी है। की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, नहीं है वो कुछ करेगा, लेकिन उसका बिल्कुल मॉनिटरिंग रहेगा। जी बिल्कुल। अंत में जो समय बचा है तो संक्षेप में विमल सोनी जी, जो आरटीआई के दायरे में लाने की बात है बीसीसीआई को, और कैग भी अब ऑडिट बुक्स को देखेगा, बीसीसीआई क्या इसको आसानी से मान लेगा कि बहुत बड़ी फाइट होने वाली आगे?
भाई अगर अपन देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ बॉडी, तो आरटीआई एक्ट भी लगेगा अल्टीमेटली, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल। और कोई बॉडी तो है नहीं जो कि क्रिकेट को इंडिया में चला रही है। तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस तो हर चेंज पे आता है, लेकिन अगर अपन अपना दायित्व निभा रहे हैं देश का, तो आपने को ये जिम्मेदारी अब बीसीसीआई पर पड़ती है। समय समाप्त हुआ है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो अब बीसीसीआई को शायद कड़वी दवाई निगल कर क्रिकेट की सफाई में लग जाना पड़ेगा। नमस्कार।